एजुकी नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम के नाम से मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि एक ही देश के इतने सारे नाम क्यों और कैसे पढ़े। आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। ये नाम असल में भारत के इतिहास की अलग अलग परतें हैं। अच्छा, इन नोट्स के हिसाब से सबसे पुरानी पहचान है आर्यावर्त, आर्यावर्त। जो वैदिक आर्यों के शुरुआती निवास स्थान यानी सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच की भूमि को दिया गया नाम था। और भारत नाम, ये तो सबसे ज्यादा प्रचलित और मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ नाम लगता है। हाँ, इसका संबंध एक प्राचीन कबीले के शक्तिशाली राजा भरत से जोड़ा जाता है। राजा भरत। उन्हीं के नाम पर इस पूरे भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा, यानी भारत का देश। यह सिर्फ एक भौगोलिक नाम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान बन गया। सही बात है। अच्छा, और हिंदुस्तान की कहानी तो और भी दिलचस्प है। मुझे लगता है इसका कुछ लेना देना सिंधु नदी से है ना? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जब प्राचीन ईरानी, जिन्हें हम पर्शियन भी कहते हैं, जी, यहाँ आए तो उनकी भाषा में स अक्षर का उच्चारण ह की तरह होता था। अच्छा, तो उनके लिए सिंधु नदी बन गई हिंदू नदी। सिंधु से हिंदू। हाँ, और उस नदी के पार का देश कहलाया हिंदुस्तान। धीरे धीरे ये नाम यहाँ रहने वाले लोगों और उनकी संस्कृति के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। कमाल है, मतलब एक अक्षर के उच्चारण ने हमें एक नई पहचान दे दी। बिल्कुल। और फिर आता है इंडिया। ये नाम कहाँ से आया? ये विरासत हमें मिली है यूनानियों से। यूनानियों से? हाँ, उन्होंने सिंधु नदी को अपनी भाषा में इंडस कहा। इंडस। और इसी इंडस से बना इंडिया। ये नाम इतना प्रचलित हुआ कि जब हमारा संविधान लिखा गया, हाँ, तो उसके अनुच्छेद 1 में साफ तौर पर कहा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अच्छा, तो संवैधानिक रूप से ये दोनों ही नाम बराबर हैं। बराबर हैं, बिल्कुल। तो ये नाम हमें बताते हैं कि भारत की पहचान हमेशा से बाहरी दुनिया से जुड़ी रही है। सही बात। अब देखते हैं कि आज के नक्शे पर ये पहचान आंकड़ों में कैसे दिखती है। पृथ्वी पर भारत की ठीक ठीक लोकेशन क्या है? अगर हम ग्लोब को देखें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर। हाँ, और देशांतर के हिसाब से ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसकी लोकेशन हुई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और वो जो अक्षांश और देशांतर के जटिल से दिखने वाले आंकड़े होते हैं, उनका असल मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ नक्शा बनाने के लिए है? नहीं, उनका बहुत गहरा मतलब है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत का विस्तार उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक है। ओके। इस विस्तार का असर सीधे हमारे मौसम पर पड़ता है। मौसम पर कैसे? दक्षिणी हिस्सा भूमध्य रेखा के करीब होने की वजह से गर्म और उष्णकटिबंधीय है, जबकि उत्तरी हिस्सा ठंडा रहता है। अच्छा, और देशांतरीय विस्तार, वो जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है? ये आंकड़ा तो और भी मजेदार कहानी कहता है। बताइए। इसका मतलब है कि भारत पूर्व से पश्चिम तक लगभग 30 डिग्री देशांतर में फैला है। 30 डिग्री? और हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटे बदल जाता है। ओहो। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उगता है, उसके करीब करीब 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। 2 घंटे का फर्क? तो फिर पूरे देश में घड़ियां एक ही समय कैसे दिखाती हैं? ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता होगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मानक समय की जरूरत पड़ी। हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल। हमने देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, हाँ, उसी को अपना मानक मान लिया। ये रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। और ये कई राज्यों से होकर जाती है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से। इसी रेखा पर जो समय होता है वही पूरे देश की घड़ियों में सेट है। और इसी वजह से हम ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, 5.5 ही क्यों? दुनिया में ज्यादातर टाइम जोन तो पूरे घंटे के हिसाब से होते हैं। ये आधा घंटा कहाँ से आया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कई देशों ने अपने देशांतर के हिसाब से निकटतम घंटे को चुना, लेकिन भारत का मध्य बिंदु 82.5 डिग्री पर है, जो 7.5 डिग्री के गुणक पर आता है। ओके। और अगर आप गणना करें तो 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है और आधा घंटा 7.5 डिग्री के। अच्छा, तो 82.5 डिग्री के हिसाब से ठीक 5.5 घंटे का अंतर बनता है। हमने सटीकता को चुना। वाह, ये तो बहुत तार्किक है। अब एक और काल्पनिक रेखा की बात करते हैं जो असल में बहुत बड़ा असर डालती है। कर्क रेखा। कर्क रेखा। यस, बिल्कुल।
कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बिल्कुल बीच से 8 राज्यों से। हाँ 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये सिर्फ एक किताबी तथ्य नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेखा भारत को 2 स्पष्ट जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। और इसका असर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? इसका असर आप भारत की थाली में देख सकते हैं। थाली में? मोटे तौर पर इस रेखा के उत्तर का इलाका उपोष्ण कटिबंध में आता है, जहां आपको गेहूं, सरसों जैसी फसलें ज्यादा मिलेंगी। और इसके दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंध में है, जहां चावल, नारियल और मसालों की खेती प्रमुख है। मतलब एक तरह से ये रेखा भारत के स्वाद को भी बांट देती है, कह सकते हैं। तो ये रेखा देश को सिर्फ जलवायु के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे खान पान को भी प्रभावित करती है। सही बात। अब अगर हम इसे नापने पर आएं, सिर्फ काल्पनिक रेखा नहीं बल्कि असल दूरी, तो यह देश कितना विशाल है, उत्तर से दक्षिण तक का सफर कितना लंबा है। इन नोट्स में दिए गए आंकड़े इसकी विशालता को बखूबी दर्शाते हैं। हाँ, अगर आप उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी 3,214 किलोमीटर है। 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक की चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। ये लगभग बराबर ही है। हाँ, जो भारत को एक चौकोर सा आकार देता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं? इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख, जो दुनिया की कुल जमीन का 2.43% है। इस लिहाज से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। 7वें? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की इस छोटी सी जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। मतलब क्षेत्रफल में 7वें, पर जनसंख्या में दूसरे नंबर पर। बिल्कुल, ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारे संसाधनों पर कितना दबाव है। सही बात है। चलिए अब देश के कोने की बात करते हैं। भारत के 4 सबसे चरम बिंदु कौन से हैं? अगर हम चारों दिशाओं में जाएं, तो सबसे उत्तरी चौकी लद्दाख में है, जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौरमोता या गुहार मोती है। और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, जहां देश में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। और सबसे दक्षिणी बिंदु? यहाँ इन नोट्स में एक पेच बताया गया है। हाँ, यहाँ 2 जवाब हैं। 2 जवाब? अगर सवाल भारत की मुख्य भूमि का हो तो दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, केप कमोरिन। हाँ, लेकिन भारत सिर्फ मुख्य भूमि नहीं है, हमारे पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरे भारत संघ की बात करें, तो देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसका मतलब हमारा देश असल में कन्याकुमारी से भी नीचे तक फैला हुआ है। बिल्कुल। इस इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। अच्छा। और ये भूमध्य रेखा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 876 किलोमीटर। पर इसके साथ एक दुखद घटना भी जुड़ी है। हाँ, 2004 की सुनामी में इस पॉइंट का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया था, लेकिन ये आज भी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये जानकारी वाकई महत्वपूर्ण है। अब देश की सीमाओं पर आते हैं, जमीनी और समुद्री। ये कितनी लंबी और किन देशों से जुड़ी हैं? भारत की जमीनी सीमा यानी स्थलीय सीमा बहुत लंबी है। कितनी? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और ये 7 पड़ोसी देशों से लगती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन नोट्स में सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा का भी जिक्र है। हाँ, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे लंबी सीमा हम चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ। हाँ, बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, 4,096.7 किलोमीटर। ये कैसे? इसका कारण ये है कि ये सीमा बहुत घुमावदार है और नदियों नालों से होकर गुजरती है। अच्छा। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, जो लद्दाख के हिस्से में पड़ती है। सिर्फ 106 किलोमीटर, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा। ये हमें सीधे मध्य एशिया से जोड़ता है, जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं। अब अगर हम समुद्री सीमा की बात करें, तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किलोमीटर है। और द्वीपों को मिलाकर? हाँ, अगर हम इसमें अपने द्वीपों यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा भी जोड़ दें, तो ये बढ़कर 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य ज्यादातर लोग महाराष्ट्र या तमिलनाडु सोचेंगे, लेकिन सही जवाब गुजरात है। गुजरात? जी, इसकी कटी फटी तटरेखा की वजह से इसकी कुल लंबाई लगभग 1,600 किलोमीटर हो जाती है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। इन सीमाओं को कुछ खास नाम भी दिए गए हैं, जैसे रेड क्लिफ रेखा। हाँ, ये नाम तो बहुत सुने हैं। क्या इन नोट्स में इनके बनने की कहानी का भी जिक्र है?
हाँ, इन रेखाओं के पीछे पूरा इतिहास है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जो सीमा खींची गई, जी, उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि इसे खींचने वाले ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ थे। अच्छा। और क्योंकि उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था? बिल्कुल, इसलिए हमारी बांग्लादेश के साथ सीमा भी रेडक्लिफ रेखा ही कहलाती है। और चीन के साथ? भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे 1914 में तय किया गया था। ये सिर्फ लकीरें नहीं, बल्कि इतिहास और राजनीति की कहानियां हैं। सही बात है। यहाँ एक बहुत खास बात है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हिंद महासागर। हाँ, भारत की स्थिति यहाँ बहुत अनोखी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर बैठा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, द इंडियन ओशन। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये हमें एक जबरदस्त भू राजनीतिक और व्यापारिक बढ़त देता है। पूर्व और पश्चिम के बीच का सारा समुद्री व्यापार यहीं से होके गुजरता है। इसका मतलब है कि समुद्र पर हमारी एक खास पकड़ है। बिल्कुल। तो समुद्र में हमारे अधिकार कहाँ तक हैं? क्या इसकी भी कोई सीमा है? बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत इसे बहुत स्पष्ट रूप से बांटा गया है। कैसे? नोट्स के मुताबिक इसे 3 क्षेत्रों में समझा जा सकता है। पहला है तट से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र, लगभग 22 किलोमीटर। हाँ, इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। इस पर भारत का वैसा ही पूरा अधिकार है जैसा अपनी जमीन पर होता है। ओके। और इसके बाद? 12 मील के बाद अगले 12 मील यानी तट से 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र है। इसमें क्या अधिकार मिलते हैं? यहाँ हमें जमीन जैसे अधिकार तो नहीं है, लेकिन हम सीमा शुल्क वसूल सकते हैं, वित्तीय कानून लागू कर सकते हैं। और साफ सफाई का जिम्मा भी हमारा होता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। एकदम सही। तट से 200 समुद्री मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक का विशाल समुद्री क्षेत्र। इतना बड़ा? हाँ, वो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ हमें सभी प्रकार के समुद्री संसाधनों जैसे मछली, तेल, प्राकृतिक गैस की खोज करने और उन्हें निकालने का विशेष अधिकार है। और वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ नए कृत्रिम द्वीप भी बना सकते हैं। मतलब समुद्र के नीचे हमारी जमीन का एक अदृश्य विस्तार है जो हमारे नक्शे पर दिखता नहीं, पर है बहुत कीमती। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि भारत की पहचान सिर्फ एक नक्शे तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह इसके ऐतिहासिक नामों, विशाल आंकड़ों और जमीनी और समुद्री सीमाओं के गहरे रणनीतिक महत्व में छिपी है। बिल्कुल। एडू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी बहुविकल्पीय प्रश्नों मतलब MCQs पर एक नजर डालेंगे। जी। ये सवाल SSC, रेलवे, UPSC जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल और उसके सही जवाब को ठीक से समझे ताकि सभी की तैयारी और भी पक्की हो जाए। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता से जुड़ा है। सवाल है कि भारतवर्ष को किस द्वीप का अंग माना जाता था? विकल्प हैं पुष्कर द्वीप, जम्मू द्वीप। और सही जवाब है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप। जी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित थी और भारतवर्ष जो है वो जम्मू द्वीप का ही एक हिस्सा था। अच्छा, अगला सवाल नामों से ही जुड़ा है। इंडिया शब्द, हाँ, इसका प्रयोग भारत के लिए सबसे पहले किस भाषा में किया गया था? इसका सही उत्तर है ग्रीक। हाँ, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा था और बस उसी शब्द के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं समय पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, जी, ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से कितना आगे है? ये 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे 30 मिनट। बिल्कुल। भारत का जो मानक समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है मतलब लैंड बाउंड्री, उसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। जी। अब तटरेखा की बात करते हैं, कोस्ट लाइन की। अगर द्वीपों को भी मिला लें तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी होगी? देखिए, अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं, हाँ, तो हमारी तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर हो जाती है। 7,516।
ठीक है। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर्स। 2933 किलोमीटर। जी अब क्षेत्रफल पर आते हैं। ये एक बहुत कॉमन सवाल है। हाँ, बहुत पूछा जाता है। हाँ, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये है 2.4%। सिर्फ 2.4%? हाँ, लेकिन इस आंकड़े के साथ जब हम आबादी को देखते हैं तो इसका असली मतलब समझ आता है। सही कहा। अच्छा, अगला सवाल भूभाग से जुड़ा है। पूरे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? इसका सही जवाब है 29.3%। लगभग 29.3%। जी, भारत के करीब करीब इतने हिस्से पर पर्वत और पहाड़ियां फैली हुई हैं। अब जरा समुद्री सीमा की बात करते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जिसे टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं, वो समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ये सीमा तट से 12 समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल्स की दूरी तक फैली हुई है। 12 समुद्री मील, ओके। और भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। 9 राज्य। जी। और इन 9 राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा मतलब लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। गुजरात। अच्छा, ये क्यों है? नक्शे पे तो क्योंकि गुजरात की तटरेखा बहुत कटी-फटी है, सीधी नहीं है, उसमें कई खाड़ियां हैं, इसलिए उसकी कुल लंबाई बढ़ जाती है। समझ गया। अब एक सवाल कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। जी। दिए गए राज्यों में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश से नहीं। नहीं, ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश उन 8 में शामिल नहीं है। ठीक है। अब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, होता है। भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड हाँ। का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप कमोरिन। केप कमोरिन। जी, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और अगर हम पूरे भारत की बात करें द्वीपों समेत, तो जो इंदिरा पॉइंट है, हाँ, उसके और क्या-क्या नाम थे? क्या ये पार्सन पॉइंट, लाहचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट सभी थे? जी, इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। अच्छा, ये सभी नाम इंदिरा पॉइंट के ही थे। हाँ, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को इन सभी नामों से भी जाना जाता था। अब भारत और श्रीलंका के बीच की बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से क्या अलग करता है? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। अच्छा। उसे पंबन चैनल अलग करता है। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि यानी पाल्क स्ट्रेट अलग करती है। पाक जल संधि। जी। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं पर आते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन। और इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? ये सीमा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। रेड क्लिफ लाइन। जी, रेड क्लिफ लाइन। अब एक सवाल पड़ोसी देशों पर है। इनमें से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका। हाँ, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारी समुद्री सीमा है, स्थलीय सीमा नहीं है। सही। अब तटों की बात करते हैं। इनमें से कौन सा तट पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट का हिस्सा नहीं है? इसका जवाब है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। जी, क्योंकि कोरोमंडल तट पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट का भाग है। बाकी काठियावाड़, कोंकण और मालाबार तट ये सब पश्चिमी तट का हिस्सा हैं। अच्छा, तो कोंकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है? कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। गोवा से दमन तक। जी। और एक द्वीप है न्यूमूर द्वीप। ये कहां स्थित है? न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब एक ऐतिहासिक सवाल। जी। स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी की सजा के लिए कुख्यात सेलुलर जेल। हाँ। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थी, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को ही काला पानी कहा जाने लगा था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी।
और इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम। हाँ, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अब लक्षद्वीप की बात करें। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। 36? जी, 36। तो अगर अंडमान काला पानी था तो वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी सियाचिन को कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर। बिल्कुल, क्योंकि ये ग्लेशियर साल भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है, इसीलिए इसे सफेद पानी कहते हैं। अब कुछ शहरों की बात करते हैं। कोची का जुड़वा नगर यानी ट्विन सिटी किसे कहा जाता है? कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को माना जाता है। एर्नाकुलम। जी। और भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। लद्दाख। हाँ, ये एक कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है और ये बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है। अब फिर से कर्क रेखा पर एक सवाल। दिए गए विकल्पों में से कौन सा नगर कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? इन शहरों में से गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे करीब है। गांधीनगर। जी। और आज का आखिरी सवाल, इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य यानी फॉल्स है। जी। पहला कथन है भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। दूसरा, भारत की कुल समुद्री सीमा 7516.5 किलोमीटर है। तीसरा, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। और चौथा, नहीं, तीसरा ही गलत है। अच्छा, तीसरा ही गलत है। हाँ, क्योंकि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच है। बिल्कुल, तो कथन स असत्य है। तो जो कि सीमाओं से जुड़ा है। प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को छूती है? ये एक क्लासिक सवाल है। विकल्प हैं मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगती है। 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, हाँ, जो किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा है। ये भारत की राजनीतिक और भौगोलिक संरचना को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। अगला सवाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है। पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। इसके लिए तो नक्शे की समझ बहुत जरूरी है। हाँ, मैप रीडिंग स्किल। सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड। जी। देखिए, मिजोरम की सीमा असम, मणिपुर और त्रिपुरा इन तीनों से लगती है, लेकिन नागालैंड और मिजोरम के बीच में मणिपुर राज्य आ जाता है। अच्छा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है? नहीं है। ठीक है। अब एक ऐतिहासिक सवाल, कौन सा राज्य पहले नेफा मतलब NEFA के नाम से जाना जाता था? नीफा। विकल्प है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जी। नीफा का पूरा नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फ्रंटियर एजेंसी। अच्छा। हाँ, 1972 तक इसे इसी नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। समझ गई। अब बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की। सवाल है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसके समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? हाँ, ये बहुत ट्रिकी सवाल हो सकता है। ऑप्शंस है 5700 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 6300 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 6100 किलोमीटर। 6100? जी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ मेनलैंड कोस्टलाइन की लंबाई है। मतलब इसमें द्वीप शामिल नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों की कोस्टलाइन भी जोड़ दी जाए तो कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर हो जाती है। ओ, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ। अगला सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के बारे में है। सियाचिन क्या है? सियाचिन, हम सबने सुना इसका नाम। विकल्प है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र। नहीं। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र। नहीं। बी, भारत और म्यांमार के बीच। या डी, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है डी, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ग्लेशियर फ्रंटियर जोन। हिमनद सीमांत क्षेत्र। जी। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र मतलब बैटलफील्ड भी है। सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। हाँ, ये काराकोरम रेंज में स्थित है और सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल।
एक और दिलचस्प सवाल सीमाओं पर, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 तरफ से। ऑप्शंस है मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा। जी। त्रिपुरा का भूगोल बहुत यूनिक है। अगर आप नक्शा देखें तो ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसकी वजह से इसे खास भौगोलिक पहचान मिलती है। बिल्कुल। शहर है हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलोर। ये मेंटल मैप वाला सवाल है। हाँ, बिना नक्शे के थोड़ा मुश्किल है। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ जी। इन चारों में लखनऊ का जो देशांतर है, मतलब लॉन्गिट्यूड, वो सबसे पूर्वी है। अच्छा, अब भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी से जुड़ा सवाल, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एक्टिव वोल्केनो। हाँ, विकल्प है अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या जम्मू कश्मीर। सही जवाब है ए, अंडमान द्वीप समूह। अंडमान में। जी। बैरन द्वीप भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए अब इतिहास से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। जी। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, जी। तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? हाँ, ये बहुत लोग गलत करते हैं। ऑप्शंस है गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लौर या वारंगल। सही उत्तर है कुर्नूल। कुर्नूल। जी। ये एक रोचक तथ्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश और उसकी पहली राजधानी कुर्नूल थी। हैदराबाद तो बाद में बनी ना? हाँ, बाद में राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है। सूर्योदय से जुड़ा सवाल, भारत के किस राज्य में सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? इसका जवाब तो इसके नाम में ही छिपा है। अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए सूर्य की पहली किरणें यहीं पड़ती हैं। अरुणाचल का मतलब ही है उगते सूर्य का पर्वत। अरे वाह। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स पर एक सवाल, इनमें से कौन 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? 7 सिस्टर्स। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। जी। 7 बहनें में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसके भाग नहीं हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एक और महत्वपूर्ण सवाल, किस राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन। 3 देश। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम। जी। सिक्किम की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चीन है। बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक फंडामेंटल सवाल, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश मतलब लैटिट्यूड भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। विकल्प है 23 डिग्री 30 डिग्री दक्षिण, 23 डिग्री 30 उत्तर, 0 डिग्री या 33 डिग्री 30 उत्तर। सही जवाब है बी, 23 डिग्री 30 उत्तर, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और देश को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती है। ठीक है। अब उत्तरी मैदानों के भूगोल पर एक सवाल, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को क्या कहा जाता है? जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं? हाँ। ऑप्शंस हैं तराई, दून, खादर या भाभर। इसका सही उत्तर है भाभर। भाभर। जी। जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो वे अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं। इसी पथरीले क्षेत्र को भाभर कहते हैं। और यहीं पर छोटी नदियां अक्सर विलुप्त जाती हैं। बिल्कुल, पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं। अगला सवाल, कोरी निवेशिका यानी कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कोरी क्रीक। विकल्प हैं कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रण। दिए गए विकल्पों के अनुसार सही जवाब है कच्छ का लिटिल रन। कच्छ का लिटिल रन। हाँ, वैसे कोरी क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच एक टाइडल एस्ट्री मतलब ज्वारीय मुहाना है जो कच्छ के रन क्षेत्र में ही आता है। और ये एक विवादित क्षेत्र भी है। जी बिल्कुल। ठीक है। एक सीधा सवाल, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है? गोवा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़? ये तो आसान है। हाँ। इसका जवाब है गोवा।
गोवा। गोवा 1987 में एक पूर्ण राज्य बना था, बाकी तीनों यूनियन टेरिटरीज हैं। सही। अब मणिपुर की टोपोग्राफी पर सवाल। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय? मणिपुर, इसका सही उत्तर है पर्वतीय। पर्वतीय? जी, मणिपुर का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों और पर्वतों से घिरा हुआ है और बीच में इम्फाल घाटी है। अच्छा, अब पूर्वी तट पर वापस आते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ये पहले भी हमने टच किया था। हाँ, कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण? सही जवाब है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल। जी, भारत के पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला सवाल। भारत को प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल देश क्यों कहा जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विकल्प है अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरीय विस्तार के कारण, क्षेत्रीय आकार के कारण या उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु के कारण। इसका जो प्राइमरी कारण है वो है इसका अक्षांशीय विस्तार, मतलब लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। हाँ, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है तो इसका दक्षिणी आधा हिस्सा उष्णकटिबंध में आता है और भले ही उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंध में है, लेकिन हिमालय के प्रभाव के कारण पूरे देश में ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही प्रबल हैं। बहुत बढ़िया। अब पश्चिमी तट पर एक और सवाल। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, हाँ, कर्नाटक तट, मालाबार, कोंकण या कोरोमंडल? सही जवाब है कोंकण। कोंकण तट। जी, पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिण की ओर कोंकण, कन्नड़ और फिर मालाबार तट में बांटा गया है। कोंकण सबसे ऊपर है। समझ गए। अब बात भारतीय उपमहाद्वीप की। इनमें से कौन सा देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं माना जाता है? सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका। जी, आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को शामिल किया जाता है। श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देश होने के कारण अक्सर इसमें शामिल नहीं किए जाते, हालांकि वो दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ये एक जरूरी डिस्टिंक्शन है। अच्छा, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? दिए गए विकल्पों में से। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान? तो इन ऑप्शंस में सही जवाब है भूटान। भूटान। हाँ, वैसे तो भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन वो हिस्सा अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो दिए गए विकल्पों में भूटान सही है। ठीक है। भारत की वर्तमान राजनीतिक संरचना पर सवाल। आज भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। हाँ, सही जवाब है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ये नवीनतम आंकड़ा है। अब एक बहुत ही फैक्चुअल सवाल। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है? ये आंकड़े तो याद होनी चाहिए। सही विकल्प है सी। अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व। जी, ये आंकड़े भारत के भौगोलिक विस्तार की सटीक जानकारी देते हैं और इससे ये भी पता चलता है कि भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर पर एक और सवाल। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? यह हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? देखिए, दिए गए विकल्पों के अनुसार जवाब जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन अब तो ये लद्दाख में है। बिल्कुल, यहाँ एक अपडेट जरूरी है। 2019 के बाद सियाचिन ग्लेशियर अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। अगला सवाल। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? मैप मेकिंग एजेंसी कौन है? ऑप्शंस है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण? सही उत्तर है डी, भारतीय सर्वेक्षण, यानी सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया। जी, ये भारत की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। बहुत पुरानी संस्था है। हाँ। मन्नार की खाड़ी मतलब गल्फ ऑफ मन्नार किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु। जी, ये खाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है और एक महत्वपूर्ण मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कोरोमंडल
समुद्र तट मुख्यतः किस राज्य में अवस्थित है? ये सवाल फिर से आया अलग तरीके से। हाँ, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु। जी, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट का हिस्सा है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला है। अब एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक सवाल। संरचनात्मक रूप से माने स्ट्रक्चरली मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? ये मेरा फेवरेट फैक्ट है। शिवालिक पर्वतमाला का, दक्कन का पठार का, वृहत हिमालय का या अरावली पर्वतमाला का? सही जवाब है दक्कन का पठार। डेक्कन प्लाटो। ये वाकई हैरान करने वाला है ना? हालांकि मेघालय नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन भूवैज्ञानिक रूप से ये प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन के पठार का ही एक एक्सटेंशन है जो मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। आज का आखिरी सवाल, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान से गिनना होगा। सही विकल्प है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और लद्दाख। जी, यहाँ भी अपडेट का ध्यान रखना जरूरी है कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये थे भारतीय भूगोल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है इस डिस्कशन से जानकारी और समझ दोनों बड़ी होगी। बिल्कुल, भूगोल सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि यह है अपने देश की भूमि, सीमाओं और विशेषताओं को समझने का एक जरिया है। और नक्शे को ध्यान में रखकर पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। इससे सीखना आसान और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।